डिटर्मिनेंट आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैट्रिक्स को हम लोगों ने फिनिश कर लिया था, डिटर्मिनेंट का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब हम लोग सीख लेंगे तो मैट्रिक्स का जो 2 टॉपिक है वो आपका इसके बाद आपका क्लियर होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसको समझिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट जब भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होगा। अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं हो पाएगा। मतलब उनका रो और कॉलम सेम होना चाहिए हमेशा डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए इक्वल टू आपको दिया गया जिसके एलिमेंट्स आपका इस तरह से है। ठीक है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं। अब इस मैट्रिक्स का हम लोग, ये मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3:3 ऑर्डर का है। क्लियर है। अब इस मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे मैट्रिक्स को, किसी को मैट्रिक्स अभी तक हम लोग पढ़े हैं, तो मैट्रिक्स को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको एक मैट्रिक्स ही मिलता है, कोई पार्टिकुलर वैल्यू, फिक्स वैल्यू उसका नहीं मिलता है। जबकि डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो उसका एक फिक्स वैल्यू आपको मिलेगा। क्लियर है। तो ये मैट्रिक्स हो गया। अब इसी का हम लोग, इसी मैट्रिक्स का हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स का साइन चेंज कर जाएगा, ये डिटर्मिनेंट का साइन आपका आ जाएगा और इसमें इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे। तो मैट्रिक्स एक तरह का क्या है, आपका अरेंजमेंट है किसी एलिमेंट्स का, और जबकि डिटर्मिनेंट्स क्या है, उस एलिमेंट्स को हम लोग सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये आपका डिटर्मिनेंट्स। इसको सॉल्व करेंगे तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगा आपको। फिक्स वैल्यू भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि एलिमेंट्स कैसा है हमारा। लेकिन मैट्रिक्स सॉल्व होने पर हमेशा मैट्रिक्स ही मिलता था, डिटर्मिनेंट सॉल्व होने पर डिटर्मिनेंट नहीं मिलेगा, एक फिक्स वैल्यू मिलेगा। अब 2 बात ध्यान रखना है। पहला बात ध्यान ये रखना है कि मैट्रिक्स जब भी सॉल्व होता है, डिटर्मिनेंट को जब भी सॉल्व करेंगे तो वो स्क्वायर होना चाहिए, मतलब रो और कॉलम उसमें सेम होने चाहिए। आपको ऐसा, इस चीज का आप डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते। मान लीजिए जैसा 1 2 3 5 6 7, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं हो क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है, ये आपका 2:3 ऑर्डर का है, इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें अलग अलग ऑर्डर का होता है। अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर का है डिटर्मिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जिसका ऑर्डर 1 हो। कहने का मतलब कोई आपका दिया गया ऐसा, ठीक है, 1:1, मतलब उसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो उसका डिटर्मिनेंट निकालना बहुत आसान होता है। उसमें क्या करते, जो एलिमेंट्स रहता है उसी को लिख देते, एज करते हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ 2 निकालना, तो इसका वैल्यू 2 ही हो जाएगा। अगर एक ही रो, एक ही कॉलम रहेगा, एक ऑर्डर का रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट, तो उसको हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू अंदर में रहेगा उसको हम लोग को मॉड नहीं समझ लेना है, ये मॉड नहीं समझ लेना। मान लीजिए डिटर्मिनेंट होगा, आपको बोला -3 का, तो इसका मतलब -3 हो जाएगा, ये मॉड समझ के इसको +3 नहीं कर लेना है, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम आराम से निकाल सकते। फर्स्ट ऑर्डर करने का मतलब हो गया कि उसमें एक रो होंगे और एक कॉलम होंगे, 1 रो एंड 1 कॉलम। डिटर्मिनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, A11, A12, A21 और A22। इनको सॉल्व करना है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसे फिर ऐसे, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ये आपका डिटर्मिनेंट सॉल्व हुआ सेकंड ऑर्डर का। जब भी सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होता है तो क्रॉस, इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है। एग्जांपल अगर आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जांपल यहाँ आपको बता रहे हैं हम। जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट दिया गया है 3 1 2 4, इनको सॉल्व करना है। तो हमने बताया कि आपको पहले क्रॉस 3 × 4 कर देंगे 12, माइनस 1 × 2, वैल्यू आपका आ गया 10। ये आपका आंसर हो गया डिटर्मिनेंट का। तो सेकंड ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए जो एलिमेंट्स रहेगा उसी को लिख देते हैं। थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करते हैं उसमें हम लोग को माइनर फाइंड आउट करना पड़ता है, माइनर निकालते हैं, वहां से हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सीखते हैं। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर और मोर ऑर्डर का हम लोग देखने वाले हैं, 3 और मोर ऑर्डर का। जैसे
द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो कोफैक्टर आएगा उनके प्रोडक्ट से ही उसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोफैक्टर क्या होता है, माइनर क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए तो फिर आसान रहेगा। तो अब माइनर्स का मतलब क्या होता है वो समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई डिटर्मिनेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सबसे पहले माइनर्स को हम लोग डिनोट करते हैं M से, कैपिटल M लेटर से, MIJ। ठीक है, कैसे माइनर फाइंड आउट करते हैं? अगर इस डिटर्मिनेंट का आपको माइनर्स निकालना हो तो जितने एलिमेंट्स हैं उतने माइनर्स निकलेंगे आपके। ठीक है, अगर इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, तो इसके 9 माइनर्स निकलेंगे आपके। और उन सबको निकालते कैसे हैं, डिनोट कैसे करते हैं वो समझिएगा। इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पहला माइनर आएगा, इसके अकॉर्डिंग दूसरा आएगा, सबके अकॉर्डिंग एक एक माइनर्स आएगा। कैसे निकालते हैं? तो M11 अगर आपको निकालना हो माइनर तो आपको करना क्या है कि M11 जिस, यहाँ 11 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का है, जिस करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में वो एलिमेंट्स आ रहा है उसको हमको ढक देना है। तो M11 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो ये हुआ और फर्स्ट कॉलम ये हुआ, इनको ढक के हटा देना है। तो जब इनको हटा देंगे तो इनके बाद आपके पास ये बच जाएगा, इनको लिख लेना है A22, A23, A32 और A33। ये हो गया M11, मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इसको सॉल्व करने के लिए अभी बताए थे, सेकंड ऑर्डर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, A22 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A32। ये आपका हो गया माइनर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स का। तो जैसे हमको A11 के अकॉर्डिंग निकालना था माइनर, तो इस A11 हमारे पहला कॉलम में आ रहा और पहला रो में आ रहा, इसको ढक दिए थे। अब इसी तरह अगर हमको इसके अलोंग माइनर निकालना है, ये वाला A12 के अलोंग, तो इसको लिखेंगे M12। इनका माइनर क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो में है ये और सेकंड कॉलम में, तो हमको फर्स्ट रो को ढक देना है और सेकंड कॉलम को ढक देना है। इसके बाद जो हमारे पास एलिमेंट दिख रहे हैं उनको हमको लिख लेना है। वो एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, A21, A23, A31 और A33। फिर से ध्यान दीजिए, M12 अगर निकालना है तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हमको ढकना है। फर्स्ट रो आपका ये वाला हो गया और सेकंड कॉलम आपका ये वाला हो गया। इसके बाद देखिए आपको जो एलिमेंट्स दिख रहा है उसी को हमने लिखा है, A21, A23, A31 और A33 को लिखा है। फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर सकते हैं। A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31। इसी तरह आप हर एक का माइनर आप निकाल सकते हैं। जो भी माइनर आपको, आपका 9 माइनर यहां से निकलेगा। मान लीजिए हम निकाल रहे हैं, अब एक आपको बता रहे हैं M31 निकाल के बता रहे हैं, M31। तो माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट्स। तो थर्ड रो में आ जाइए, थर्ड रो को ढक दीजिए, ये थर्ड रो पूरा ढक दीजिए आप इसको, और फर्स्ट कॉलम को भी ढक दीजिए, इसको भी ढक दीजिए। इनको ढकने के बाद जो दिख रहा है वही हमारा उसका माइनर हो जाएगा। A12, A13, A22 और A23। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से कर देंगे तो A12 इंटू A23 माइनस A13 इंटू A22। ये हमारा माइनर निकालने का तरीका हो गया। क्लियर है? माइनर समझ में आ गया होगा सबको, हमको लग रहा है। आपको हमने अभी आपका 3 एलिमेंट्स का माइनर निकाल के दिखाया है, आपको बाकी 6 एलिमेंट्स का माइनर खुद से निकाल के चेकआउट करना है। ठीक है, कि आपको आया कि नहीं समझ में आया, क्योंकि इसके बाद हम माइनर से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ये आपका माइनर्स का टॉपिक था। अब माइनर और, यहां समझिएगा, माइनर और कोफैक्टर्स में क्या डिफरेंस है, कोफैक्टर समझिए। अब कोफैक्टर्स कुछ नहीं है। कोफैक्टर जिस तरह से माइनर को हम लोग MIJ से डिनोट करते हैं, उसी तरह हम लोग कोफैक्टर को CIJ से डिनोट करते हैं, C से, कोफैक्टर। माइनर निकाल लेंगे तो कोफैक्टर निकाल सकते हैं, अगर माइनर निकालने नहीं आएगा तो कोफैक्टर भी नहीं निकाल पाइएगा। तो कोफैक्टर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या, CIJ इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। कहने का मतलब ये हो गया कि जो आप माइनर निकालें, जैसे मान लीजिए हमको C12 निकालना है, ठीक है,
कोफैक्टर ऑफ 1 अक्रॉस 2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, -1 टू द पावर i के जगह पे 1 पुट करेंगे और j के जगह पे 2 पुट करेंगे इनटू m12। तो -1 टू द पावर 3 हो गया यहाँ पे इंटू m12, और निगेटिव का पावर ऑड नंबर है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो -1 इंटू m12। मतलब माइनर निकालने तो हम सीखे ही हैं, m12 हम यहाँ निकाल चुके हैं, बस चेंजिंग क्या हो जाएगा, उसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। यही चेंजिंग है, कोफैक्टर और माइनर में यही डिफरेंस है। कोफैक्टर में साइन रहता है और माइनर में कोई साइन नहीं रहता, सारा वैल्यू आपको पॉजिटिव ही दिख रहा है, इसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा हुआ है। लेकिन जब उसी का करस्पॉन्डिंग m11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आप C11 निकालिएगा तो उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि इसके अकॉर्डिंग आपको साइन चेंज करना है। ये साइन चेंज करने का मशीन है। -1 और i और j पर डिपेंड कर रहा है, सिंपल सी बात है। जब रो प्लस कॉलम को ऐड करने पर आपका इवन आएगा तो उस केस में साइन को आपको कोफैक्टर का पॉजिटिव रखना है, और रो प्लस कॉलम को ऐड करने पर आपका अगर पावर ऑड आएगा तो उस समय साइन को हमको निगेटिव रखना है। ये ऐसे समझ सकते हैं, तो यहीं से हम लोग समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम इसका कोफैक्टर, इसके अकॉर्डिंग कोफैक्टर निकालते रहेंगे तो 2 + 2 4, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव में रहेगा। इसके अकॉर्डिंग निकालते रहेंगे कोफैक्टर तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगा। इसके अकॉर्डिंग निकालते 3 + 2 5 ऑड हो गया तो ये निगेटिव वैल्यू देगा आपका। जो माइनर निकालेंगे उसी को माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया, उसका कोफैक्टर निकल गया। नहीं तो अल्टरनेट साइन चेंज करना है आपको, अल्टरनेट साइन चेंज करना है। किसका? माइनर का। क्या निकालने के लिए? कोफैक्टर निकालने के लिए। कोफैक्टर जब निकालना हो तो माइनर का अल्टरनेट साइन आप चेंज कर दीजिए। जैसे यहां समझिएगा, m11 अगर आप निकाले हैं, मान लीजिए आपको C11 निकालना है, तो C11 का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि 1 और 1 को ऐड करें तो इफेन आया, पॉजिटिव मिलेगा। अगर आप C12 कोफैक्टर ऑफ 1 2 निकाल रहे हैं तो आपका m12 तो लिख लीजिएगा, 1 और 2 को ऐड करने पर ऑड नंबर आता है, इसके आगे माइनस लगा दीजिएगा। जो भी माइनर फाइंड आउट करके आएगा उसके आगे माइनस लगा देना है। फिर C13 निकालिएगा तो m13 निकालिएगा, 314 है प्लस। फिर C21 निकालिएगा तो m21 निकालिएगा, उसके आगे माइनस लगाइएगा। C22 निकालिएगा तो फिर ये प्लस रहेगा। क्यों प्लस माइनस हो रहा है, बात को समझिएगा आप लोग। C23 निकालिएगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा। C31 निकालिएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा, और C32 निकालिएगा तो फिर ये माइनस होगा, और C33 निकालिएगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। समझिए, दो बात हमने बताया कि पहले आप माइनर का रो और कॉलम को ऐड करके देखिए वो इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। अगर इवन आ रहा है तो पॉजिटिव देगा और ऑड आएगा तो निगेटिव देगा। पहले इसको चेकआउट कीजिए। देखिए 1 1 को जोड़े तो इवन आया तो ये पॉजिटिव दिया, यहाँ भी इवन आया तो ये पॉजिटिव दिया, यहाँ भी इवन है तो ये पॉजिटिव दिया, यहाँ इवन है तो ये भी आपका पॉजिटिव देखिए वैल्यू है, ये भी आपका इवन आ रहा है 3 3 तो ये भी आपका पॉजिटिव वैल्यू दिया। रो और कॉलम को ऐड करने पे जहां आपका ऑड नंबर आ रहा है वहां देखिए निगेटिव वैल्यू दिख रहा है, बाकी जो भी दिख रहा है वहां ऑड नंबर आ रहा है तो ये निगेटिव है, ये भी आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी आपका निगेटिव है। ये एक कॉन्सेप्ट समझ गया। यहां से हमने बताया कि आपको कॉन्सेप्ट पहला आपका ऑड इवन का। दूसरा हमने बोला था अल्टरनेट साइन को चेंज करना है, तो आप देखिए अल्टरनेट आपका साइन भी चेंज हो रहा है। यहाँ पॉजिटिव है तो फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। तो दोनों तरह से आप इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि माइनर और कोफैक्टर में क्या डिफरेंस है। माइनर जस्ट लाइक आपको जिसके अलाउ निकालना उस रो और कॉलम को आपको ढक देना है, बाकी जो एलिमेंट्स लिखेंगे उसको लिख करके उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिखना है। और कोफैक्टर में जो माइनर निकला उसी में रो और कॉलम को अगर ऐड करने पे इवन आ रहा है तो उसका कोफैक्टर सेम हो जाएगा, और अगर ऑड आ रहा है तो उसके कोफैक्टर, उसका जो माइनर रहेगा उसमें निगेटिव साइन लगा दीजिएगा तो वो उसका कोफैक्टर बन जाएगा। ये आपका माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट है। जब हम लोग माइनर और कोफैक्टर को क्लियर से समझ लिए तो अब उसके बाद वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में यहां देखिए क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम्स विथ देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब जिस रो या जिस कॉलम का एलिमेंट्स रहेगा उसके एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई उसके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से करना है, तभी हम उसका क्या निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप लोग समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, यहां समझिएगा पहले इसको। अब डिटरमिनेंट को हम लोग समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई डिटरमिनेंट है a = 2, ठीक है, तो a11 इसका एलिमेंट्स हो गया, a12 हो गया, a13 हो गया,
A21 हो गया, A22 हो गया, A23 हो गया, A31 हो गया, A32 हो गया और A33 हो गया। ये कोई डिटर्मिनेंट्स आपको दिया गया है। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा, बोला है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम। मान लीजिए हम इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। किसके अलोंग? फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। तो अगर A11 एलिमेंट्स लिए हैं तो इस एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा कोफैक्टर होगा वो क्या होगा? C11। तो A11 को C11 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस A12 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर क्या होगा? C12 होगा। और A13 लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा कोफैक्टर क्या होगा? C13 होगा। अब इन सब को मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करके इनको सम करने पर ही हमारा इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। मतलब जिस रो का एलिमेंट्स को लेंगे उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का भी वैल्यू हम लोग लेंगे, उसी से हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। अब कोई बोलेगा सर ये आप रो 1 के अलोंग एक्सपेंड किए हैं इसको, अगर हम इसको रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करें तो क्या वैल्यू अलग आएगा? नहीं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप रो 2 के अलोंग भी एक्सपेंड कीजिएगा आपका वैल्यू सेम आएगा। देखिए अगर रो 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते हैं तो रो 2 आपका ये हो गया, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स है उसको लिख लिए और उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लिख लेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इनका मल्टीप्लाई करके इनको ऐड कर देंगे तो हमारा यहां से भी जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू, दोनों वैल्यू आपका सेम आएगा। ध्यान बस यही रखता है कि कोफैक्टर का साइन, जब कोफैक्टर को के एलिमेंट्स को मतलब रो और कॉलम को ऐड करने पे इवन आएगा तो उस समय कोफैक्टर को पॉजिटिव रखिएगा, और जब उसका वैल्यू अगर निगेटिव मतलब ऑड नंबर आएगा, जैसे 1 और 2 को ऐड कर ऑड आ रहा है तो इस केस में इसका वैल्यू निगेटिव रहेगा, यहाँ माइनस लगाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, बस और कुछ नहीं है। अब एक क्वेश्चंस लेते हैं और उसके बाद आपका ये डिटर्मिनेंट पूरा क्लियर करते हैं। देखिए कैसे ये डिटर्मिनेंट पूरा क्लियर हो जाएगा, तो कैसे वैल्यू हम लोग डिटर्मिनेंट्स का निकालते हैं। एक क्वेश्चन में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, ए इजकल टू डिटर्मिनेंट है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो हम इसको रो 1 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अलोंग रो 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो रो 1 के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो हमने क्या बोला कि जिसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं उसका एलिमेंट्स जो है उसको लिखना है A11 इंटू उसके अलोंग जो कोफैक्टर आएगा उसको लिखना है A12 C12 A13 C13, ठीक है, लिख लिए। अब एलिमेंट्स तो हमको क्लियरली यहां से दिख रहा है, कोफैक्टर हमको नहीं दिख रहा है, तो कोफैक्टर हम निकाल सकते हैं। C11 निकालने का मतलब क्या हो गया? C11 निकालने का मतलब पहले आप M11 निकालिए, और M11 निकालने का मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दीजिए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ढक दिए, क्या दिख रहा है? 5 6 8 9, 5 6 8 9। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। हमने बताया पहले 5:9 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45, और माइनस 8:6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। तो यहां से सॉल्व करने पर -3 आया, ठीक है। अब -3 आ गया तो हम देखेंगे कोफैक्टर जो निकाल रहे थे तो उनका जो एलिमेंट्स का साइन ये था, रो और कॉलम का जो वैल्यू था 1 1, ये 1 1 को ऐड करने पर आपका इवन आ रहा है। तो जब इवन आ रहा है तो इसके साइन को चेंज नहीं करना है, जब ऑड आएगा तब साइन चेंज करना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें साइन चेंज नहीं है, कोफैक्टर पहला निकल गया। अब C12 निकालना है। C12 निकालने के लिए आपको M12 निकालना पड़ेगा। M12 निकालने के लिए आपको फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को ढकना पड़ेगा। फर्स्ट रो ये हो गया, सेकंड कॉलम ये हो गया, इसको ढक दिए। दिख रहा है हमें 4 6 7 9, 4 6 7 9। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 9 36 -42, सॉल्व करेंगे यहाँ -6 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब रो और कॉलम को ऐड कर रहे हैं तो ऑड आ रहा है, तो इनका जो भी माइनर का है उसका साइन को चेंज कर देना। -6 आएगा तो क्या कर दीजिएगा? +6 कर दीजिएगा, ये ध्यान देना है। इसके बाद हमारा C13 निकालना है। C13 निकालना है तो M13 निकालना होगा, और M13 निकालने का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढकिए। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक दिए। 4 5 7 8 आपको दिख रहा होगा, 4 5 7 8। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 32 - 35, ये वैल्यू आ जाएगा आपका -3। यहाँ पर 1 और 3 को ऐड कर रहे हैं तो इवन नंबर ही आ रहा है, कोई साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज रहेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हो गया आपका डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। डिटरमिनेंट ऑफ
डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहां से हो जाएगा A11 का वैल्यू क्या है 1 इंटू C11 का वैल्यू कितना निकालें -3 प्लस A12 का वैल्यू 2 है आपका, C12 का वैल्यू आया है +6 प्लस A13 का वैल्यू आपका 3 है और C13 का वैल्यू आया आपका -3। सॉल्व कर दीजिए -3 प्लस 12 -9 तो ये हो जाएगा -12 प्लस 12, इसका वैल्यू क्या आ गया 0, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या आ गया आपका 0 आ गया। तो इसी तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि सर आपने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आया। अगर हम इसी क्वेश्चन को सेकंड रो, थर्ड कॉलम किसी के भी अकॉर्डिंग एक्सपेंड करें तो क्या वो वैल्यू सेम आएगा या नहीं आएगा? वैल्यू तो सेम आना ही है, लेकिन वो देख लेते हैं हम लोग कि वो वैल्यू हमारा आता है कि नहीं आता है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सपेंड करते हैं अलोंग रो 3 के अलोंग एक्सपेंड कर देते। चलिए रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। तो जब रो थर्ड के अलोंग एक्सपेंड करेंगे उस समय हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो थर्ड, ये दिख रहा है ना रो थर्ड, इसके अलोंग एक्सपेंड होगा। तो ये एलिमेंट्स हमारा क्या है, A31 है, ये A32 है और ये A33 है। तो A31 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्लस A32 इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से और A33 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पर हमको C31, C32 और C33 निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग C31 निकालते हैं। C31 निकालने का मतलब -31 निकालना है। -31 निकालने का मतलब होता है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को ढकिए। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम ढक देने पर हमें दिख रहा है 2 3 5 6 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगा -3। 3 और 1 को ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है तो साइन चेंज नहीं करना है, जो -3 आया वही -3 ही रहेगा। इसके बाद हम निकाल रहे हैं C32। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो इसीलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ करके खुद से निकालिए। 32 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को ढकिएगा। थर्ड रो और सेकंड कॉलम को देखिए, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड रो को ढक दिया हमने। तो आपको दिख रहा है क्या 1 4 3 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम को ढका हमने तो 1 4 3 6 दिख रहा है। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो -6 आएगा और यहां पर 3 और 2 को ऐड करने पर आपका ऑड नंबर आ रहा है। इसका मतलब इनका साइन को चेंज कर देना, -6 से इनको क्या कर देना +6 कर देना है। C32 निकाल लिए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, C33 निकालेंगे। C33 निकालने के लिए यहां पर देखिए, यहां हम लोग निकालते हैं। ये तो फर्स्ट वाला हमारा काम हो चुका है, C33 निकालते हैं इधर। C33 हमने इसको बचा के रखा है क्योंकि यहाँ जो हमारा सॉल्व करके आया है वो वैल्यू 0 आया है। तो हम इसको भी सॉल्व करके देखते हैं हमारा 0 आएगा कि नहीं आएगा। C33 निकालने का मतलब थर्ड रो और थर्ड कॉलम को ढकना है। तो आपको दिख रहा होगा, ये चारों आपको दिखेगा 1 2 4 5। यहाँ से 5 -8 वैल्यू क्या आ जाएगा -3। इसका भी साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इवन ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है, इसलिए इसका भी साइन चेंज नहीं करना। सबका वैल्यू निकाल लिए। अब इन वैल्यू को हमको यहाँ रखना है। देखिए यहां ध्यान से, A31 आपका 7 है इंटू C31 का वैल्यू -3 है प्लस A32 का वैल्यू कितना है आपका 8 इंटू कोफैक्टर ऑफ C32 हमने कितना निकाला है 6 प्लस A33 ये आपका A33 है 9 इंटू C33 हमने कितना निकाला है -3। ठीक है, सबका वैल्यू को हमने पुट कर दिया। सॉल्व करेंगे -21 प्लस 48 -27। तो यहां से -48 प्लस 48 वैल्यू क्या आ गया 0 आ गया। तो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। ये आपको डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो हमने किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड किया तो हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका सेम आ गया। अब ये तो हुआ पूरा प्रोसेस, डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग समझते हैं, क्या डिटर्मिनेंट बोलता है। अगर अब क्वेश्चंस को अगर आपको एक लाइन में बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाना है और उसके बाद देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं। डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व करना हो तो एक लाइन में हम लोग कैसे इसका सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। क्या कीजिएगा आप देखिए, 1 है, 1 को लिख लीजिएगा।
ठीक है। 1 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढक लीजिए। अब जो बाकी 4 एलिमेंट्स दिख रहा है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 9 5 जा 45 और 8 6 जा 48, 45 माइनस 48 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद अगले वाले में साइन चेंज करना, माइनस लिख लेना है, 2 लिख लेना है। अब 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढक लीजिए। फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में ढक लीजिए। अब 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहा होगा 4 6 और 7 9। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। 4 से 9 को मल्टीप्लाई कीजिए 36 आएगा और 7 से 6 को मल्टीप्लाई कीजिए 42 आएगा। तो यहाँ पर 36 माइनस 42 लिख लीजिए। फिर आपका ये जो थर्ड एलिमेंट से प्लस लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए। अब वो 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढक दीजिए। फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को ढक दिए। 4 एलिमेंट्स आपको दिख रहा होगा 4 5 7 8, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 4 8 जा 32 और 7 5 जा 35, तो 32 माइनस 35 हो जाएगा। हो गया, सॉल्व हो गया आपका। इसको सॉल्व कर दीजिए। 45 में से 48 घटेगा तो -3 आएगा, -3 इंटू 1 -3। 36 में से 42 माइनस होगा तो -6 इंटू -2 +12। 32 में से 35 माइनस होगा -3 इंटू 3 -9, तो -12 + 12 = 0। आपको क्वेश्चन बनाते समय डिटरमिनेंट को ऐसे ही सॉल्व करना। हमने कुछ किया नहीं। देखिए ये वही एलिमेंट्स, ये उसका कोफैक्टर है, ये एलिमेंट्स है, ये उसका कोफैक्टर है, ये एलिमेंट्स है, उसका कोफैक्टर है, लेकिन हमको सॉल्व ऐसे ही करना है। अगर आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा तभी आप डिटरमिनेंट को सीख पाएगा और जल्दी बना पाएगा। इतना लॉन्ग प्रोसेस से आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व नहीं करना है। लॉन्ग प्रोसेस हमने आपको इसलिए बताया कि माइनर कोफैक्टर निकालने के लिए, और इसका यूज है आपका आगे जब आप एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको माइनर और कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। इसीलिए माइनर और कोफैक्टर आपको सिखाया गया डिटरमिनेंट के थ्रू। वैसे आपको डिटरमिनेंट सॉल्व करना रहेगा तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको हम लोग 2 होमवर्क दे रहे हैं। डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। 3 1 2 7 1 5 6 2 4, एक डिटरमिनेंट ये निकालना है। दूसरा डिटरमिनेंट एक दे रहे हैं C = 1 3 7 3 1 5 1 3 7। इन दोनों डिटरमिनेंट के वैल्यू को आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि आपका वैल्यू आंसर क्या आ रहा है, आपसे बन पा रहा है कि नहीं। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे और कमेंट में जरूर बताइएगा कि इन डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है और इनका आंसर क्या है। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, दोनों डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, ये हमारा डिटरमिनेंट का बेसिक्स आज हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट समझने के बाद उसके बाद डिटरमिनेंट का हम लोग ऑपरेशन कैसे करते हैं उसको सीखेंगे। 2 टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, और डिटरमिनेंट को भी हम लोग ऐसे ही फिनिश करेंगे। मैट्रिक्स का एक टॉपिक हो चुका है, उसके बाद एडजॉइंट और लीनियर इक्वेशन मैट्रिक्स को फिनिश करेंगे। कंटिन्यू आपका टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर्स बाय चैप्टर्स आपका आते रहेगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप इस चैनल्स पे बने रहिए, आपका पूरा मैथ्स कंप्लीट होगा, ये हमारा गारंटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।